अनुष्का एकेडमी ग्वालियर में मैं दीपक सर मैथ पेडागोजी की क्लास लेकर आए हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कम समय बचा है सीटेट एग्ज़ाम के लिए, तो जल्दी से इस क्लास में जुड़ जाएं सभी लोग, क्योंकि इस क्लास में हम वो टैग वर्ड्स बताने वाले हैं कि पेडागोजी किस प्रकार सॉल्व करते हैं। देखें पहला प्रश्न, गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त ऑप्शन कौन सा है? देखते हैं इनके बारे में। जैसे यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है, इस पॉजिटिव है। सृजनात्मकता कैसे सृजनात्मक है वो कैसा है? पॉजिटिव। इसके बाद यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, ये भी पॉजिटिव है। यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है। गणित कैसा है? तर्क पर आधारित होता है गणित। इसके बाद यह हमेशा अभिसारी होता है, तो ये गलत है। गलत है वो अभिसारी नहीं होता है, अपसारी होता है। तो इसका कौन कौन सी ऑप्शन है? ए बी सी, यानी ए इसका आंसर है। ए बी सी के 3 ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। आपको क्या बताना है? जो प्रभावी नहीं है, यानी निगेटिव बताना है आपको। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांश परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों द्वारा उनके योगदानों के वीडियो दिखाती है। वह कक्षा में गणितीय पहेलियाँ और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है। उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है जहाँ पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियाँ कर सकते हैं। तो आपको क्या बताना है कि नेगेटिव बताना है। नेगेटिव ऑप्शन कौन सा है? तो उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है जहाँ पर विद्यार्थी विभिन्न गतिविधियाँ, जो गणितीय गतिविधियाँ हैं वो कर सकता है, तो ये पॉजिटिव है। ये ऑप्शन आंसर हो नहीं सकता। इसके बाद वह कक्षा में गणितीय पहेलियाँ और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है, ये भी पॉजिटिव है। वह छात्रों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदानों की वीडियो दिखाती है, ये भी पॉजिटिव है। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांश परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाना, ये नेगेटिव होता है, सीटेट में माना जाता है। तो आंसर इसका क्या बनेगा? ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इस प्रश्न में क्या पूछा है? कौन सा सही नहीं है, तो आपको गलत बताना है। जैसे ऑप्शन पढ़ते हैं कि विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया, चिंतन के बारे में जानकारी देती है, ये बात सही है, पॉजिटिव है। गणित में त्रुटियां अध्ययन का हिस्सा है, ये भी पॉजिटिव है कि जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, वो अधिगम का एक हिस्सा है। सीखना जो सीखते हैं बालक, उनमें त्रुटियां होना संभव है, तो ये भी पॉजिटिव है। इसके बाद गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती हैं, ये भी पॉजिटिव है। विद्यार्थियों की
त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा इनको प्रेरणाहीन, कैसा प्रेरणाहीन करेगा। तो ए नेगेटिव है। आपसे यही पूछा गया था कौन सा नहीं है। आंसर इसका क्या होगा? 4। अगला प्रश्न, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है। मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक जो शिक्षण में उपयोगी है। मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है। तुलना करना ये नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4। अगला प्रश्न, गणितीय अधिगम सामग्री किस प्रकार होनी चाहिए? सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो गणितीय अधिगम सामग्री है वो किस प्रकार मदद करेगी? गणितीय अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। सूत्र के शिक्षकों में मदद नहीं करती है। ये स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, ये सही है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, तो ये भी गलत है। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, ये भी बात है। तो ए और डी यानी बी और डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी, किस प्रकार की होनी चाहिए? सरल, मजबूत, हतोत्साहित, कम। राष्ट्रीय शिक्षा एनईपी के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, मजबूत। अगला प्रश्न है, अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं हैं। तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द, विलोम शब्द हैं जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है। महत्वपूर्ण, पूर्व संख्या, प्री नंबर अवधारणाएं हैं। अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं किस प्रकार की होनी चाहिए? महत्वपूर्ण, पूर्व संख्या अवधारणाएं होनी चाहिए। टिक द ऑल वन सर्किल एंड सॉर्ट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर, जो कक्षाएं हैं उनके ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के युग्म मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है?
गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति भय के कारण होता है। गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है। समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणा समझ में आती। लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात होती। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में जो ऊपर दिए गए शोध हैं वो बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के युग न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है। इसका कारण है कि समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय पे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? भय को बढ़ाना, ये निगेटिव आपको क्या बताना है? नकारात्मक। तो गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार है। गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता है। गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता है। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं अमूर्त प्रकृति है। गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भास्कर ने किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? कक्षा का सर्वोत्तम छात्र पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रहा या रही है और बाकी के विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ पढ़ रहे हैं। बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्यामपट्ट पर लिखकर पूरा करेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन है सी, बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे उपयोग करना चाहिए ज्ञान निर्माण स्वयं करने के। पॉजिटिव पूछा था, इसका तो पॉजिटिव आंसर ये है, सबसे बेस्ट। अगला प्रश्न है, एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये 6 + 6 + 6 + 3 लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। अस्पष्ट है तो यहाँ से गलत हो गया। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, तो यहाँ से गलत हो गया। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करता है। आंसर इसका क्या होगा? सी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? विभाजन भाग विधि का, लघुत्तम समापवर्तक विधि का, भिन्न डिस्क का उपयोग, कैलकुलेटरों का उपयोग। जो तुलनात्मक जो कल्पना करने में जो भिन्न होती हैं उनका किस प्रकार तरीका होना चाहिए? तो लघुत्तम समापवर्तक विधि का उपयोग होना चाहिए। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है। उसका उद्देश्य बच्चे को व्यस्त रखना, विचारों का बहिर्वेशन, बच्चों का मनोरंजन, अनुशासन बनाए रखें। एक शिक्षिका गणित की कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है। उसका उद्देश्य है बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को बहिर्वेशन, बच्चों का मनोरंजन, अनुशासन ये भी नहीं, बस बच्चों का क्या होना चाहिए? बच्चों का मनोरंजन होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, संख्या बोध विकसित करने में उपकरण सविटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरण के कौशल का प्रदर्शन करता है? विद्यार्थी संख्या 6 की संख्या 5 में जोड़ने के रूप में करता है। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह विचार है। विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान 5 में से निकालने के रूप में करता है। विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के क्रम में करता है। क्या करता है कि विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है, यह 4 है। अगला प्रश्न, शिक्षक स्वरा को 2 आकार देते हैं, एक समचतुर्भुज और एक पतंग। उसने उससे अधिक सममित रेखाओं वाली आकृति का नाम बताने को कहा। स्वरा ने जवाब दिया कि पतंग है, रोम्स है। दोनों आकृतियों में समरूपता रेखाओं की संख्या समान है या किसी भी आकृति में सममित रेखा नहीं है। शिक्षक स्वरा को 2 आकार देते हैं, एक समचतुर्भुज और एक पतंग। उसने उससे अधिक सममित रेखाओं वाली आकृतियों का नाम बताने को कहा। स्वरा ने जवाब दिया कि दोनों आकृतियों में समरूपता रेखाओं की संख्या समान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जॉर्ज फोलिया के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है? समस्या को समझना, योजना तैयार करना, पुनः जांच, योजना को कार्यान्वित करना। समस्या को समझना, योजना तैयार करना, योजना को कार्यान्वित करना, फिर पुनः जांच करना। योजना तैयार करना, समस्या को समझना, योजना को कार्यान्वित करना, पुनः जांच करना। यह योजना तैयार करना, समस्या को समझना, पुनः जांच, योजना करना। तो जॉर्ज फोलिया समस्या समाधान मॉडल के अनुसार पहले समस्या को समझेंगे,
फिर योजना बनाएंगे, फिर योजना को कार्यान्वित करना, फिर पुनः जांच करना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। जो गणितीय अवधारणाएं हैं उनकी प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। अमूर्त प्रकृति, श्रेणीबद्ध प्रकृति, तर्क संगत प्रकृति, मूर्त प्रकृति। गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। गणित एक अमूर्त विषय भी है, श्रेणीबद्ध प्रकृति भी है, तर्क संगत प्रकृति भी है, लेकिन अमूर्त नहीं है। अगला प्रश्न है कि संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के बाद शिक्षक ने निम्न प्रश्न हल करने के लिए दिया। मान लीजिए आप 2 अंक 3 और 5 लेते हैं। इन दोनों अंकों का उपयोग समान बार करते हुए 4 अंकों वाली संख्याएं बनाई। क्या जो आपका उत्तर है अनन्य है? उपयुक्त संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न है और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है। यह एक बंद सिरे वाला गणित में हतोत्साहित करना, संदर्भात्मक प्रश्न का उदाहरण, ये भी गलत। आंसर इसका क्या है? यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न है और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 की गणित की अध्यापिका सुश्री सोनाली ने अपने अधिगमकर्ताओं को निम्नलिखित क्रियाकलाप दिए। भिन्न आकार और रंगों वाली जो सीपियां हैं, कंकड़ हैं, पत्थर हैं, टोकन हैं, प्रतीक को वर्गीकृत करना। भिन्न छड़ियों को उनकी लंबाई के अनुसार एक बंडल गट्ठे में व्यवस्थित करना। लकड़ियों, पंखों, पत्तियों को अपने आसपास के परिवेश से एकत्रित करना और उनका समूह में बांधना। मोतियों को धागे में पिरोकर गणना के लिए माला बनाना। इस प्रकार के क्रियाकलाप किस प्रकार के होने चाहिए? प्राथमिक कक्षाओं में फुर्सत मौज मस्ती के लिए किए जाते हैं, समय नष्ट करते हैं, केवल पूर्व प्राथमिक कक्षा में किए जाते हैं, ये भी असंगत है। अंकगणित में महत्वपूर्ण अवधारणाओं जैसे संख्या गणना परिचय देने के लिए बच्चे को तत्पर रखते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं बच्चे के चिंतन के गणितीयकरण की सूचक हैं? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं बच्चे के चिंतन के गणितीयकरण की सूचक हैं? गणितीय संप्रेषण केवल सूत्र के द्वारा होता है, तो ये गलत है, ये नेगेटिव है, ये यहाँ से कटता है। प्रश्न को हल करने के लिए मानक क्रिया विधि का उपयोग और उत्तरों की जांच उत्तर की कुंजी से करना। मानक क्रिया, ये भी गलत। आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना और उत्तरों पर सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना। निर्देश देना, यहाँ से गलत। आंसर इसका क्या होगा? सी,
अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का आकार चौड़े और गोलीय होने के स्थान पर ज़्यादा ऊंचा और तंक्वाकार हो गया है। इसका अर्थ है कि प्राथमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय के शिक्षकों में पारस्परिक संवाद संप्रेषण नहीं है। ये गलत है। गणित पाठ्यक्रम में विषयों का परिचय कठिनाई के श्रेणीबद्ध स्तरों के अनुसार होता है। कठिनाई शब्द यहाँ से गलत हो गया, ये नेगेटिव है। गत वर्षों में बहुत से नए प्रश्नों में समावेश से गणित पाठ्यक्रम के परिणामों में वृद्धि करना यहाँ से गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा कि पाठचर्या के गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काट छांट की गई है, जिससे कि नए विषयों का समावेश किया जा सके, जो कि उच्च गणित के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि गणित के अध्ययन में सामान्यतः अवधारणा मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप का उपयोग किया जाता है। अवधारणा मानचित्रों के बारे में दिए कथनों में से कौन सा सही है? यह एक जटिल जाल तंत्र है जो कि एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के बीच के संबंध को चित्रित करता है। ये बात ठीक है, ऑप्शन पॉजिटिव है। एक अवधारणा को सभी उप अवधारणाओं के लिए एक रैखिक होना ये नकारात्मक है, नेगेटिव होता है। इनका उपयोग नैदानिक उपकरणों के रूप में छात्रों को अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को पहचानने के लिए किया जाता है। ये भी पॉजिटिव है। यह गणित की प्रकृति के बारे में नई जानकारियां अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में अध्यापक की सहायता करता है। ये भी पॉजिटिव है। तो ए सी डी यानी 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म का सही मिलान प्रदर्शित करता है? रचनात्मक आकलन, बच्चे तथ्यों को स्मरण करते हैं और वे लिखित परीक्षा के द्वारा आंके जाते हैं, तो ये गलत है। स्मरण करना नेगेटिव होता है। शिक्षक केंद्रित कक्षा, बच्चे निजी एकाकी और समूह दोनों तरह से काम करते हैं और इन क्रियाकलापों को करते हुए वे आंके जाते हैं। छात्र केंद्रित कक्षा, छात्र केंद्रित कक्षा सामाजिक कौशलों और सहयोगी अधिगम प्रक्रियाओं को आंकने में सहायक है। ये सही है, ये पॉजिटिव है। सामूहिक आकलन ज्ञात करता है कि एक समयावधि में बच्चे की विभिन्न विषयों और व्यक्तित्व के अन्य आयामों में क्या समझ बनी है, क्या बदलाव आया है और क्या प्रगति हुई, इसको जांचना। ये भी कैसा है? पॉजिटिव है। सी का तीसरा, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका क्या है? सी। डी इसका आंसर है, यानी 4। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का पहला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है? जो प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है, एक परीक्षा जो कि तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर आधारित है। सूत्र और स्मरण करना ये नेगेटिव होता है। बच्चों के अधिगम के स्तरों के अनुसार पॉजिटिव है। आकलन के लिए ICT ये भी पॉजिटिव है, मानचित्र ये भी पॉजिटिव है। आंसर इसका क्या होगा? ए, ये नेगेटिव है। अगला प्रश्न, एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने छात्रों को स्थानीय मान पढ़ाने के लिए
विविध मूर्त पदार्थों का उपयोग कर रहा है, जिसमें सम्मिलित है डिंस ब्लॉक, माचिस की तीलियों का बंडल, गट्ठर बिना जली, वनावटी प्रचलित नोट मुद्रा, एक गिनतारा अबेकस। इसका कारण है कि ए और बी समानुपाती सामग्री है। बच्चों का गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान आकलन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको क्या बताना है? पॉजिटिव। स्मरण करना यहाँ से गलत हो गया। गणित अन्य विषयों के साथ एकीकृत समाकलित होता है, तो यहाँ से गलत हो गया। गणित एकीकृत नहीं है। युगात्मक आकलन यहाँ से गलत हो गया। आंसर इसका क्या है कि गणित अवधारणाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी चिंतन प्रक्रियाओं के लिए कौन कौन उत्तरदायी है? ज्ञान, अवबोध, अर्थबोध और अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ज्ञान, विश्लेषण, मूल्यांकन, अवबोध, अर्थबोध, विश्लेषण, मूल्यांकन। विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन उपयोगी है। अगला प्रश्न है कि 76 गुणा 32 लिखने पर विद्यार्थी ने इस प्रकार का ये सॉल्व किया, तो ये क्या है? ये है विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त विधि उसकी गुणन के नियमों की समझ को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकता है अधिगमकर्ताओं को रेखाओं और कोणों को पढ़ाना, अधिगमकर्ताओं को भिन्न प्रकार के त्रिभुजों को पढ़ाना, अधिगमकर्ताओं को आयत पढ़ाना, विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन करना। डी सबसे बेस्ट आंसर इसका। तो आज के ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स जो लिए गए थे इस क्लास में मैथ पेडागोजी, ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। आने वाली जो सीटेट 21 जनवरी को होने वाला है, तो आप लोग इसी प्रकार मैथ पेडागोजी के साथ कीवर्ड्स लाए हैं, उसी प्रकार CDP, EVS सभी सब्जेक्टों की लाए हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। कल फिर मिलेंगे, आप सभी लोगों के बीच में हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को शुक्रिया।